हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी कल के दिन के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन खास है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल के एग्जाम में यहाँ से काफी सारा प्रश्न जो है ना छपने वाला है। तो आप लोग अच्छे तरीके से अगर सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आंख मूंद कर कल के एग्जाम में मार कर आएंगे। याद रखिएगा, आपको छोड़कर नहीं है ना, एक भी प्रश्न को छोड़कर नहीं है ना, याद रखना है, ठीक है ना। तो हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके बाद जस्ट बाद जो है हम लोग सब्जेक्टिव का क्लास कराने वाला है। इसलिए जो है कम समय में हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को खत्म कर देंगे, ठीक है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए जो है हम लोग जल्दी जल्दी कराएंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे कर लीजिए एक बार, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर मौजूद है, देखिए ना क्या कह रहा है ना, वायु का निरपेक्ष अपर्तनांक जो वास्तव में होता है वो कितना होता है। तो हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई कि जब वायु की अपेक्षा अपर्तनांक पूछे ना और वास्तव में जो होता है ना 1 से अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना कि यदि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा। आपको सबसे पहला बात होना चाहिए कि अवतल दर्पण बनता किस तरह है, ठीक है ना, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है ये तो पता होना चाहिए ना। तो ये क्या करे कि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग मतलब नीचे वाला जो आधा भाग है उसका टूट जाएगा तो कैसा बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका प्रतिबिंब जो बनेगा कम और तीव्र बनेगा, ठीक है ना, तीव्र बनेगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही होगा। याद रखिएगा, मैं जितना प्रश्न करा रहा हूं कल के एग्जाम में यहां से टकराने वाला है, आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है, कैसा होता है, कैसा होता है। तो याद रखिएगा 3 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि डिस्ट पतल के बाहरी पृष्ठ पर रहता है, याद रखिएगा उसका अपवर्तनांक, ठीक है। आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए कह रहे ना कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सत्य है, हाँ, इनमें से जो है कौन सा कथन जो है ना वो सत्य है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जब कहेगा कि वोल्ट एम्पियर इसे क्या से मापा जाता है, तो हमने आपको बतलाया होगा जब एम्पियर की बात करता है और एम्पियर वाला होता है वोल्ट बटा में जो है भाग में क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 4 का ऑप्शन सी टी कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। कहते हैं कि एक कमरे में 60 वाट 220 वोल्ट एवं 40 वाट 220 वोल्ट के 2 उपकरण आपूर्ति जुड़े है आपूर्ति से जुड़े हैं, ठीक है ना, और पृष्ठ उपयुक्त शक्ति है, उसकी शक्ति की मान पूछा जा रहा है, ठीक है ना, पावर, ठीक है ना, पावर की मान पूछा जा रहा है। तो हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई कि पावर जो हो जाएगा 25 मीटर वाट का हो जाएगा, याद रखिएगा। जो बच्चा ऑप्शन ए वाला टिक करा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो होता है वो कितना होता है, प्रकाश का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 380 एमएन होता है, याद रखिएगा। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य पूछा है तो, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई। कह रहे ना यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य जो होता है प्रतिरोध जो होता है वो कैसा होता है। उसका समतुल्य प्रतिरोध की बात किया जाता है तो कैसा होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। प्रत्येक मतलब जितना प्रत्येक प्रतिरोध होता है उससे कम होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। आपको एक भी के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कल के एग्जाम में यहां से छपने वाला है, याद रखिएगा। कह रहे ना लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। लघुपथन जब होता है तो परिपथ का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। अतिभारण के समय जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अतिभारण के समय बढ़ेगा और लघुपथन के समय घट जाएगा, याद रखिएगा, नहीं कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब सूर्य जिसे बोलते हैं, सूर्य जो बोलते हैं ना, जो प्रकाश देता है उस ऊर्जा को सीधा विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो उसे हम लोग सौर सेल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, यानी प्रकाश का सेल, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे ना पवनचक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए, कितना किलोमीटर होनी चाहिए। तो आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे मेरे भाई के 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलना चाहिए, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 10 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ना कि धातुओं में धारावाहक होते हैं, धातु में जो धारावाहक होते हैं वो कौन होता है, वो कौन होता है। तो याद रखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जो बच्चा ऑप्शन बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। आपको घबराना नहीं, कल के एग्जाम में इसी पैटर्न पर प्रश्न आएगा तो आएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा रंग किसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। आपको तो पता होनी चाहिए कि खतरा के सिग्नल में किस रंग का मतलब उपयोग करते हैं हम लोग। तो आपको पता होनी चाहिए कि लाल रंग का जो हो तो उपयोगी होता है कि सिग्नल जो है खतरा का संकेत होता है, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। कर है ना
किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है? देखिए विचलन की यहाँ बात नहीं किया जा रहा है, तरंगदैर्घ्य की बात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लेकिन विचलन की बात करता है तो कम हो जाता है बैगनी, ठीक है ना। याद रखिएगा विचलन का बात करता है तो बैगनी का हो जाता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करें कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? ये तो आपको पता होनी चाहिए, आपको आंसर पता होनी चाहिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का टिंडल प्रभाव, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक करा बिल्कुल सही होगा। याद रखिए, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे मेरे भाई कि याद रखिएगा C2H4 जो होता है, याद रखिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है, क्योंकि हमने कई बार बतलाया है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करेगा? तो याद रखिएगा चालक की लंबाई पर भी करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी करता है, और चालक के प्राकृतिक पर भी करता है। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे। याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए करें कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, ठीक है ना, कैसे जोड़ते हैं? तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक करा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी साथ में याद रखिएगा कि समांतर क्रम को किस में जोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जो होता है एमीटर को और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। पार्श्व क्रम समांतर क्रम को ही कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो ये आमीटर कह रहा है, श्रेणी क्रम मार देंगे, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए क्या करेगा, जल ऊर्जा, ठीक है ना, जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि ये जो उत्पन्न करेगा यह स्थिति ऊर्जा को उत्पन्न को करता है। याद रखिएगा ऑप्शन 18 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करा है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि नरोरा नाभिकीय विद्युत यंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाभिकीय विद्युत यंत्र जो है किस राज्य में स्थित है? क्या करा कि नरौरा, नरौरा तो हमने आपको पहले क्लास में बतलाया होगा कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी यूपी में पड़ता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। कह रहे कि गोलीय दर्पण की उग्रता त्रिज्या 40 सीएम हो तो उसकी फोकस दूरी जौन होगी वो कितनी हो जाएगी? वो कितनी हो जाएगी तो आपको पता होनी चाहिए। क्या पूछ रहा है, देखिए 40 सीएम हो तो उसकी फोकस दूरी जौन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? उग्रता त्रिज्या यानी एफ की मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा 40 सीएम है, यानी फोकस दूरी जौन हो जाएगी 20 सीएम निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना, 20 सीएम निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला टिक करेंगे, याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही होगा क्योंकि 20 सीएम तो होगा, आंख मुद कर दिखाई दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत जो होता है हम लोग किसको मानते हैं? हम लोग किसको मानते हैं? तो याद रखिएगा अनंत स्रोत यानी सूर्य को मानते हैं मेरे भाई। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। देखिए कह रहे ना प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश तरंग जो होती है वो कैसी तरंग होती है? ये हर एक हाल में सारे छात्रों को पता होनी चाहिए कि भैया प्रकाश विद्युत तरंग जो होती है वो जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। जो बच्चा ऑप्शन बी टिक करा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। कोई भी सज्जन को क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई भी सज्जन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां दिक्कत होगा वहां कमेंट जो है कंठस्थ करेंगे वो लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें ना 23 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? मतलब बुझा हुआ चूना का सूत्र इसमें से जो है वो कौन है, ठीक है ना, कौन है? तो याद रखिएगा CaOH को होल 2, ठीक है ना, थ्राइज जिसे बोलते हैं। चलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका हिंदी में नाम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत बार ये आपके फाइनल परीक्षा में पूछा भी गया है, याद रखिएगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22H11 होता है, ठीक है ना। कहां पे दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें 25 नंबर क्वेश्चन करें विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज जो होता है वो किसमें कार्य करता है, काम करता है? तो याद रखिएगा धारा के रासायनिक प्रभाव में कार्य करता है। 25 का सॉरी धारा का उसमें प्रभाव ना होगा, फ्यूज कह रहा है, फ्यूज कर रहा है। विद्युत फ्यूज किस फ्यूज जो होता है काम करता है, तो याद रखिएगा धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। 25 का ऑप्शन नहीं टिक करेंगे, याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है?
करण है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विभक्त वलय का उपयोग जो होता है हम लोग किस उपकरण में करते हैं, क्या करें, विभक्त वलय। ठीक है, तो याद रखिएगा विभक्त से विद्युत मोटर मार दीजिएगा, क्या मारिएगा, विद्युत मोटर मार दीजिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। याद रखिएगा कोई भी मेरे सज्जन को क्या होना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो है ना जहां दिक्कत हो रहा है वहां कमेंट कर देना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन करें, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक जो होता है वो क्या होता है, व्यापारिक मात्रक बोला जा रहा है। ठीक है, व्यवसाय कहिए, व्यापारी व्यापारी मात्रक कहिए, तो क्या होता है, तो हमने बताया था ऊर्जा का मात्रक तो वाट होता है। ठीक है ना, ऊर्जा का तो मात्रक वाट होता है, लेकिन ऊर्जा व्यवसाय के व्यापारिक मात्रक की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, व्यापारिक मात्रक की बात किया रहा है तो याद रखिएगा यूनिट। ठीक है ना, यूनिट जिससे हम लोग क्या कहते हैं, वोट कहते हैं। ठीक है, वोट कहते हैं, आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख ले, कह रहा है ना करेक्ट, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। अतिभारण देखिए, अतिभारण के समय जो होता है विद्युत धारा का मान जो ना बहुत अधिक बढ़ जाएगा। लघुपथन के समय घटता है। ठीक है ना, लघुपथन के समय घटेगा, लेकिन अतिभारण के समय बढ़ जाएगा धारा का मान। ठीक है, ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक करा बिल्कुल सही होगा। 28 का ऑप्शन सी ही होगा, याद रखना है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। सौर कुकर के लिए, तो सौर कुकर के लिए जो होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है ना, अवतल दर्पण सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 29 का ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना, सौर ऊर्जा के लिए, सौर कुकर के लिए, ठीक है ना, सौर कुकर के लिए अवतल नहीं होगा मेरे भाई, समतल होगा। ठीक है ना, समतल होगा, क्योंकि सौर कुकर के लिए ना कर रहा है, समतल दर्पण होगा, अवतल नहीं होगा। ठीक है ना, आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा, थोड़ी सी यहाँ कंफ्यूजन आ चुका है। ठीक है, चलिए आप लोग गूगल सर्च करके इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है ना, लेकिन समतल दर्पण होगा शायद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें कि एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है कितने बराबर, किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा वो 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर होता है। कहां पर दिया है, देखिए ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रहा हूं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करा है ना, करें कि निम्नलिखित में से किसके लिए औद्योगिक के क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, किसके लिए होती है, किसके कारण होती है, किसके लिए होती है, आपको पता होनी चाहिए मेरा भाई। इसका आंसर फटाफट आप लोग आंसर टिक आउट कीजिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसे बोलते हैं हम लोग, इसके कारण हमारे पृथ्वी पर अम्ल वर्षा होती है, इसके ही कारण। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें ना, CO3 अभिक्रिया करके CaO प्लस CO2 गैस है। ठीक है ना, CO2 गैस है, और किस प्रकार की अभिक्रिया बनाता है, तो हमने आपको क्या बतलाया था कि देखिए जो वियोजन अभिक्रिया किसे कहती है, जो एक अभिक्रिया को तोड़कर दो या दो से अधिक अभिक्रिया का निर्माण कर देता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने तो बतलाया था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें मालाचाइटा किस धातु का अयस्क होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न है, और को लगता है नया आपको देखने के लिए मिल रहा है कि मालाचाइट जो होना किस धातु का अयस्क होता है, तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये जो होता है कपर का अयस्क होता है। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन करें कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, 2,8,2। ठीक है ना, इसका मतलब जो हो जाएगा संयोजकता जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, लास्ट वाला को संयोजकता कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करें ना, करें कि ड्यूरालिमिन किस धातु का मिश्र धातु है, ड्यूरालिन। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एल्युमिनियम का होता है, ऑप्शन सी वाला ही सही होगा, याद रखना है। देखिए कर रहे ना 36 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कब मालूम, देखिए कम लिखा गया है, कम मालूम पड़ने का कारण होता है, कम मालूम पड़ने का कारण जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश के परिवर्तित नहीं होगा, प्रकाश के इसमें से किसी भी नहीं होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा। 36 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, इसमें किसी के कारण नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, सोडियम में किस यौगिक का उपयोग हम लोग करते हैं, तो 37 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूं, कल के एग्जाम में यहां से छपेगा तो छपेगा, याद रखना है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन करें ना, कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का नाम बताएं, मतलब कार्बन के 2 अपरूप होता है हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है ना, हीरा और ग्रेफाइट होता है, और तीसरा का क्या है, और देखिए मतलब ना देखिए होता है ना फुलरीन का जो संरचना होता है, ग्रेफाइट
व्हाइट जैसा ही होता है, यानी फुटबॉल जैसा ही होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, फ्लोरीन कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन कार्बन हो जाएगा। याद रखिएगा 38 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, क्योंकि जो होता है इसका इसका ही प्रूफ जो होता है फ्लोरीन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, जो हम भोजन खाते हैं वो पच जाता है हमारे पेट में, जो है जाते ही पच जाता है 1-1.5 घंटा के बाद, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। वियोजन नहीं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं मेरे भाई, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 39 का ऑप्शन नेट करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन करें कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किस प्रकार का धुआं निकलता है उसमें से, ठीक है ना, वो पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, क्या ऑक्सीजन गैस तो नहीं निकलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 40 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से अवकरण है, अवकारक कौन है, ठीक है ना, अवकारक और ऑक्सीकारक आप लोग पूछते हैं ना, ऑक्सीकारक पूछते हैं मेरे भाई, अवकारक और ऑक्सीकारक पूछते हैं ना, तो याद रखिएगा H2 जो हो जाता है अवकारक होता है, F जो होता है एक ऑक्सीकारक हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए वाला टिक करेंगे, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि पीतल किसका उदाहरण होता है, पीतल जो होता है वो किस धातु का उदाहरण होता है। ठीक है, तो 42 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मिश्र धातु होता है, पीतल जो उदाहरण होता है मिश्र धातु का होता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और 43 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किस धातु का वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, किस धातु पर वायु का प्रभाव जो होता है, मतलब हवा का प्रभाव जो होता है वो नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा सोडियम पर है, मतलब सोडियम का संकेत एन होता है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी वाला टिक करेंगे, याद रखिएगा। मैं जितना प्रश्न करा रहा हूं कल के एग्जाम में यहां से छपने वाला है, तो आपको हर हाल में हर स्थिति में याद कर लेना है। ठीक है, चलिए करें निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान करे के क्षारक विलयन का मान होता है, मतलब क्षारक विलयन का मान कितना होता है आपको तो पता होना चाहिए ना, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया 7 से अधिक जो होता है क्षारक का मान होता है, क्षारक विलयन का मान होता है, और 7 से कम जो होता है अम्लीय का होता है, और 7 जो होता है उदासीन विलयन का मान होता है, आपको तो पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करें ना, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 1 के तत्व जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो क्षार धातु कहलाता है। ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। मैं जितना प्रश्न करा रहा हूं कल के एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें ना, कि अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है, आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि वो बनाएगा क्या, तो बनाएगा तो याद रखिएगा अम्ल बनाएगा। अधातु के ऑक्साइड जो जल में घुलेगा तो वो क्या बनाएगा, अम्ल ही बनाएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, बक्साइड जो होता है वो किस धातु का अयस्क होता है, तो एल्यूमिनियम का होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखना है। देखिए कर रहा है ना 40 नंबर क्वेश्चन का, 48 नंबर क्वेश्चन करें कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक नाम जो सूत्र जौन होता है, यहाँ रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो इस रासायनिक सूत्र जौन होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा सोडियम का Na2ZnO2 होता है। कहां पर दिया है, Na2 यहां पर दिया, देखिए ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन करें कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये तो हर एक छात्र को पता होना चाहिए कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कहां दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। और आप जो है कमेंट सेक्शन में बतलाएंगे कि सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप लोग के कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाएंगे, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, तो आप लोग बतलाने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, सीएनजी का पूरा नाम जो होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो हम लोग 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारा क्वेश्चन लाया है, लेकिन 50 क्वेश्चन ही देखेंगे। इसके बाद जस्ट बाद हम लोग क्या चालू करने वाला है, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन चालू करने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी होगा, याद रखना है। ठीक है ना, तो देखिए आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। अगले मिलते हैं अगला सेशन में।